गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चोटिया जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा पादप जल संबंध। पादप आप लोगों को पता है वह सजीव संरचना जिसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कहलाता है। जल आप लोगों को पता है सजीवों का शरीर जिन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है उसमें एक तत्व होता है जल। इसका रासायनिक सूत्र भी आप लोगों को पता है H2O। अर्थात जल की अगर अपन विशेषता देखें तो जल की क्या विशेषता होगी? सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। ऑक्सीजन बंध है, 2 हाइड्रोजन के अणु है और 1 ऑक्सीजन का अणु है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसकी प्रकृति जो है वो ध्रुवीय होती है। सार्वत्रिक ये एक विलायक है और जल के अंदर उच्च सहसंजन और उच्च आसंजन बल पाए जाते हैं। उच्च विशिष्ट उष्मा इसकी होती है। पीएच की अगर अपन बात करें तो जल की पीएच जो है वो 7 होती है और पीएच के 7 होने के कारण अपन यूं कह सकते हैं कि जल की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? उदासीन प्रकृति है। और आप लोगों को पता है छोटी कक्षाओं से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जल अपने उच्चतम घनत्व के अंतर्गत 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने उच्चतम घनत्व पर पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग जानते हो कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तापमान की विभिन्न परास के ऊपर ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये तो हो गई अपनी बात किसकी? जल की। अब अपन देखेंगे इस अध्याय के अंतर्गत कि पादप और जल के मध्य क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशंस है। तो कुछ क्रियाएं हैं अपने इस अध्याय में, उनका अपन एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है विसरण, फिर परासरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन, अंतःशोषण। ये तो 5 क्रियाएं हैं। इसके अलावा 2 टॉपिक और अपने कि विभिन्न प्रकार के दाबों में क्या रिलेशन है, संबंध है, और एक है जल विभव की अवधारणा। सबसे पहले अपन बात करते हैं विसरण की। विसरण किसे कहते हैं? पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन या प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन अंग्रेजी में कहते हैं विसरण, ठीक है। विसरित होना, पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर अपन देखें किसी भी कमरे में अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसे क्या कहेंगे अपन? विसरण। तो जहां पर अगरबत्ती जलाई जाती है वहां पर उस पदार्थ के कण अधिक मात्रा में है, कोने के अंदर दूसरे कोने में कुछ भी कण उसके नहीं है, और उस कोने तक उस पदार्थ के अणुओं का अभिगमन क्या हो गया? विसरण हो गया। अब देखते हैं विसरण की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। दूसरा उदाहरण और भी देख सकते हैं। एक चीज और है कि विसरण जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संपन्न होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। एक गिलास जल में अगर अपन 1 बूंद शाही की या 1 बूंद दूध की डालें तो वो पूरे के पूरे गिलास के अंदर फैल जाती है। ये क्या है? अपना विसरण है, ठीक है। जहां दूध या शाही की बूंद अपन ने डाली उस क्षेत्र में उसकी सांद्रता क्या थी? अधिक थी। नीचे पेंदे में, तल में उसकी सांद्रता बिल्कुल नहीं थी, तो वहां तक उसका गमन ये क्या हो गया? विसरण हो गया। तीसरा ठोस का अगर अपन उदाहरण देखें तो आप लोग जानते हैं कपूर या नौशादर की गोली को अपन कहीं पे भी खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे वो अपघटित होने लगता है। ये भी क्या है? विसरण। तो विसरण की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? 3 कारण यहां मैंने लिखे हुए। पहला है तापमान, दूसरा है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व है, और तीसरा है विसरण दाब की प्रवणता। सबसे पहला तापमान। जैसे ही तापमान बढ़ता है विसरण की दर भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तापमान कम होगा तो विसरण की दर भी कम हो जाएगी, यानी तापमान के डायरेक्टली समानुपाती होता है। दूसरा विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व है, यानी पदार्थ के जो कण है उनका जो घनत्व है वो विसरण की दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन 1/√d, वर्गमूल के घनत्व के वर्गमूल के बराबर विसरण की दर होती है। और तीसरा है विसरित दाब की प्रवणता। विसरित दाब की प्रवणता का मतलब है अणु सदैव अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर गमन करेंगे। ये अपना टॉपिक छोटा सा था विसरण।
दूसरा टॉपिक अपना परासरण। इसका उल्टा कर दे कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ पदार्थों का प्रवाह जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। एक शब्द और जोड़ना है इसमें अपने को, क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो कि अपनी ये जो कोशिका की झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो जब पदार्थों का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उसकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है तो उसको अपन कहते हैं परासरण। ठीक है। या इसकी परिभाषा को अपन दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? कि कोई भी विलयन होता है तो विलयन में क्या है? विलयन इज इक्वल टू विलायक प्लस विलय। तो यहां जैसा कि अपन बात करके आज के जल के गुणों के अंदर कि जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, तो यहां परासरण की परिभाषा अपन दे सकते हैं कि विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखिए परासरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है अंतःपरासरण और एक है बहिर्परासरण। जब कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ का गमन होता है कोशिका के अंदर तो उसको कहते हैं अंतःपरासरण। जब कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर निकलता है तब उसको कहते हैं बहिर्परासरण। उदाहरण स्वरूप अपन देख सकते हैं, अपने इसी साल एक प्रयोग भी है। एक आलू लेते हैं अपन और आलू लेके उस आलू के अंदर चाकू की सहायता से एक केविटी बना लेते हैं और केविटी बनाने के पश्चात इसके अंतर्गत क्या करेंगे अपन? इस केविटी में तो भर देंगे शर्करा युक्त विलयन और बाहर जो है वो साधारण जल रख देते हैं। और यहां अपन जहां तक अपन ने शर्करा युक्त विलयन भरा है वहां पर एक आलपिन लगा देते हैं ताकि अपने को पता रहे कि हमने कहां तक इसमें शर्करा युक्त विलयन भरा है। कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं कि जो आलपिन हमने लगाई थी उसके ऊपर तक जल गमन कर चुका है। तो ये क्या हुआ? अपना अंतःपरासरण का उदाहरण हुआ। ठीक है। आलू का जो गुद्दा है वो क्या करता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करता है और जल की यहां सांद्रता क्या है? कम है। यहां सांद्रता चीनी, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की सांद्रता की गणना अपन विलय के आधार पर करते हैं। तो यहां जल अधिक है तो अधिक जल का तो क्या कह देंगे? विलायक का, अपने अधिक सांद्रता से। और पदार्थ की अगर बात करें तो यहां चीनी है, वो चीनी इधर की तरफ गमन करेगी। तो विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करना परासरण कहलाता है। जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो अंतःपरासरण, और कोशिका से जल जब बाहर निकलता है तो इसका अपन अंतःपरासरण का दूसरा उदाहरण ले सकते हैं किशमिश। किशमिश को जब हम जल के अंदर रात को भिगो देते हैं तो सुबह हम देखते हैं वो फूल जाती है। तो ये क्या हो गया? अंतःपरासरण। इसी प्रकार अगर हम अंगूरों को गाढ़े नमक या चीनी के पानी में रखते हैं तो अंगूरों से जल बाहर निकल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बहिर्परासरण। अब परासरण और विसरण दोनों के लिए एक क्रिया दाब के बारे में अगर अपन बात करें तो जिस दाब के फलस्वरूप विसरण की क्रिया होती है उसको कह देंगे विसरण दाब, डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। और जिस दाब के फलस्वरूप परासरण की क्रिया होती है उसको अपन क्या कह देंगे? ओपी, अर्थात ओस्मोटिक प्रेशर। परासरण के महत्व की अगर अपन बात करें तो परासरण का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व, पादपों में जल अवशोषण की क्रिया कौन करता है? तो पादपों में जल अवशोषण की क्रिया करते हैं मूल रोम। तो मूल रोम जो जल अवशोषित करते हैं वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही जल अवशोषित करते हैं। दूसरा, आप लोगों को पता है पादपों के अंदर भोजन निर्माण की क्रिया कौन करता है? पत्तियां करती है। और जल अवशोषण की क्रिया कौन करती है? जड़ करती है। तो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल के जो पहुंचने की क्रिया है वो भी किसके द्वारा संपन्न होती है? परासरण के द्वारा। तीसरा, अपन यूं कह सकते हैं कि जो तरुण कलिकाएं हैं या पत्तियां है, पुष्प है, उनकी वृद्धि किसके ऊपर निर्भर करती है? उनकी वृद्धि भी परासरण के ऊपर ही निर्भर करती है। और कोशिका की जो स्फीति अवस्था है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा ही होता है। ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता है परासरण की कि जो पादपों को शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी या हिमीकरण के प्रतिरोधी कौन बनाता है? तो परासरण की क्रिया ही बनाती है। तीसरी अपनी क्रिया है पारगम्यता।
कोशिका के अंदर जल का प्रवेश या कोशिका से बाहर जल का निष्कासन क्या कहलाता है? पारगम्य। ठीक है, पारगम्यता का मतलब क्या हुआ? कोशिका के अंदर जल का प्रवेश या किसी भी पदार्थ का प्रवेश और कोशिका से बाहर निकलना या अंदर प्रवेश करना, ये क्या हो गया? पारगम्यता। ठीक है, पारगम्यता के आधार पे जो मेम्ब्रेन है वो 4 प्रकार की होती है। एक है अपारगम्य, सेल वॉल। सेल वॉल के द्वारा न तो कोई पारगम्य, सेल वॉल जो है वो पारगम्य का उदाहरण है। सेल वॉल किसी भी पदार्थ का निरोध नहीं करती, किसी भी पदार्थ को रोकती नहीं है। कोई भी पदार्थ इसके अंदर से आए, कोई भी पदार्थ इसके अंदर से जाए, ये पारगम्य का उदाहरण है। अपारगम्य का मतलब क्यूटीन या जो मोम होता है वो क्या करता है? न तो अपने अंदर से किसी पदार्थ को आने देता है, न किसी पदार्थ को जाने देता है, तो वो क्या हो गया? अपारगम्य का उदाहरण। तीसरा जो अपनी प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है उसको अपन कहते हैं अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब पहले यह माना जाता था कि ये अर्धपारगम्य, आजकल वर्तमान में यह माना जाता है कि ये चयनात्मक पारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि जो विलायक के कणों को तो अपने अंदर से आने जाने दे, लेकिन विलय के कणों को प्रवेश को निषेध कर दे, उसको कहते हैं अर्धपारगम्य। ठीक है, अब इसको चयनात्मक पारगम्य माना जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली स्वयं चयन करती है कि इसके अंदर से कौन से पदार्थों को आने देना है और कौन से पदार्थों को नहीं आने देना। ये हो गया अपना पारगम्यता। उसके बाद में आता है जीव द्रव्य कुंचन। तो देखिए 3 प्रकार के अपने पास सॉल्यूशन होते हैं। एक, कोशिका की जो सांद्रता है उसकी सांद्रता के समान अगर कोई विलयन है तो उसको कहेंगे समपराशरी। कोशिका की जितनी सांद्रता है उसकी सांद्रता से अधिक सांद्रता का अगर विलयन होगा तो उसे कहेंगे अति पराशरी। कोशिका की सांद्रता जितनी है उसकी सांद्रता से कम सांद्रता का विलयन है तो उसको कहेंगे अल्प पराशरी विलयन। तो 3 प्रकार के अपने पास विलयन हो गए, अति पराशरी, अल्प पराशरी और समपराशरी। तो समपराशरी विलयन में अगर किसी कोशिका को रखा जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन के अंतर्गत रखा जाता है, अति पराशरी विलयन के अंतर्गत रखा जाएगा तो क्या होगा कि जल के अणु जो है वो इसमें से निकलकर और इस विलयन के अंतर्गत आ जाते हैं और यहां जीव द्रव्य जिसकी अधिकांश मात्रा जल की बनी होती है वो सिकुड़ जाता है। तो इस क्रिया को कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन। और फिर इसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को जब हम अल्प पराशरी विलयन के अंतर्गत रखते हैं तो जल जो है पुनः कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करके और जीव द्रव्य जो पुनः अपनी मूलभूत अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, इसे कहेंगे जीव द्रव्य विकुंचन। अंतिम क्रिया अपनी बचती है अंतःशोषण। अंतःशोषण एक भौतिक क्रिया है। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में लकड़ी से बने हुए खिड़की और दरवाजे बंद होने में या खुलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, अर्थात उन्होंने क्या किया, वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लिया। तो ये क्रिया कहलाती है अंतःशोषण। पारिभाषिक रूप से अपन ये कह सकते हैं कि यह एक भौतिक क्रिया है जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेती है। पादपों में क्या महत्व है? तो जब हम किसी भी बीज को अंकुरित करवाते हैं तो सबसे पहले उसमें अंतःशोषण की क्रिया होती है। अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, फूलते हैं या उसके भ्रूण को जल उपलब्ध होता है जिससे उनमें सजीवन की क्रिया प्रारंभ होती है। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब एवं उनके मध्य संबंध। सबसे पहले परासरण दाब, अभी जो आपको बताया था कि जल के अणु का कोशिका के अंदर प्रवेश करना, परासरण दाब, इसे ओपी से प्रदर्शित करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द्वितीय दाब, देखिए जब किसी कोशिका को अपन जल के अंदर रखते हैं, ठीक है, जल के अंदर रखने पर परासरण दाब के फलस्वरूप जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो क्या होगा कि ये कोशिका भित्ति क्या करेगी, उतना ही दाब कोशिका झिल्ली जो है उतना ही दाब कोशिका भित्ति के ऊपर लगाती है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, भित्तीय दाब या वाल प्रेशर। और टर्गर प्रेशर, कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर लगाया जाने वाला दाब स्फीतीय दाब या भित्तीय दाब। और वाल प्रेशर, कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाया जाने वाला दाब। तीसरा दाब है विसरण दाब न्यूनता।
dPd। अपन जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की विसरण की दर जो है उसकी शुद्ध अवस्था में सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब जब उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे जल है, अगर आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, अपन 2 गिलास पानी लेते हैं, 1 गिलास पानी में अपन चीनी घोल लेते हैं, ठीक है, और किसी भी सतह के ऊपर जब दोनों गिलास को गिराया जाता है तो उनमें से विसरण की दर किसकी होगी? शुद्ध जल जो है वो ज्यादा दूरी तक प्रवाहित होगा, जबकि चीनी मिलाया हुआ जल वो कम दूरी तक प्रवाहित होगा। यही क्रिया क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता। शब्दों में पारिभाषिक रूप से यूं समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का विसरण दाब जो है वो अपनी शुद्ध अवस्था में सर्वाधिक होता है, और उसमें जो अशुद्धि मिला दी जाती है, अशुद्धि मिलाने के कारण उसके प्रवाह की दर में जितनी कमी आ जाती है उसको क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता जो है वो हमेशा बराबर होती है ओपी माइनस टीपी। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी, क्योंकि टीपी और डब्ल्यूपी यानी द्वितीय दाब जो है वो तृतीय दाब के बराबर होता है। अब 2 अवस्थाओं में अपन देखते हैं। सामान्य अवस्था की ये बात है, अगर कोशिका स्फीत अवस्था में है, कोशिका स्फीत अवस्था में है, तब क्या होगा? उसका OP इज इक्वल टू हो जाएगा WP। तो उस स्थिति में DPD इज इक्वल टू 0। और अगर कोशिका क्या है? सलत अवस्था में, सलत अवस्था में इसका मतलब कोई भी झिल्ली जो है भित्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रही है, उस कोशिका को क्या है? जल की आवश्यकता है। इसलिए उस स्थिति में क्या हो जाएगा? DPD इज इक्वल टू OP। तो ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर 1 साल बोर्ड की परीक्षा में न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। DPD इज इक्वल टू OP। सलत अवस्था के अंतर्गत DPD इज इक्वल टू OP, और स्फीत अवस्था में DPD इज इक्वल टू 0। इसके अलावा अंतिम टॉपिक बचता है अपना जल विभव की अवधारणा। जल विभव की अवधारणा दी थी RK स्लेटियर और SA टाइलर ने। साधारण रूप से समझने के लिए शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जो विसरण दाब न्यूनता है, विसरण दाब न्यूनता को ही आधुनिक अवधारणा के अनुसार जल विभव कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जल की अपनी सर्वाधिक स्वतंत्र ऊर्जा जो है अपनी शुद्ध अवस्था में होती है, और इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए इसको मान लेते हैं 0। अब जब इसमें कोई भी प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं तो इसकी प्रवाह की जो दर है, जैसा कि अपन विसरण दाब न्यूनता के अंतर्गत कहते हैं, वो क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और सर्वाधिक शुद्ध अवस्था में जल का मिलना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमेशा इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरा, इसको एक ग्रीक शब्द साई के द्वारा प्रकट करते हैं। तो साई W, और इसका मान जो है वो दाब विभव यानी साई P, परासरण विभव साई S प्लस मैट्रिक्स विभव साई M के ऊपर निर्भर करता है, और इसका मान हमेशा ऋणात्मक आता है। क्योंकि अपन जानते हैं सतह मैट्रिक्स विभव, उसका मान जो है केवल जल में ही होता है, भूमि में ही होता है, अन्यंतर नहीं होता। तो इसके मान को नगण्य मानते हुए साई M इज इक्वल टू 0 और साई W इज इक्वल टू साई P प्लस साई S। ये जल विभव की अवधारणा शॉर्ट में आपको मैंने समझा दी। इसी के साथ अपना ये पादप जल संबंध जो है वो टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।